नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और इन्हें हमने लिया है किरण पब्लिकेशन से। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरा एडिशन है तो सीक्वेंस को अपने हिसाब से मिला ले। पिछले दो क्लोज टेस्ट हम पिछले दो वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये तीसरा क्लोज टेस्ट है हमारा। ये यूं कहिए कि 21 से 30 तक के क्वेश्चन जो कि क्लोज टेस्ट से रिलेटेड है किरण पब्लिकेशन के 2023वें एडिशन में, इन पर डिस्कशन हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना देर किए ही। सेशन हमारा वैसे ही थोड़ा सा लंबा हो जाता है, चीज़ों को डिस्कस करने में, उनको खोलने में, डिटेल में बताने में समय लग जाता है। ये आपके सामने क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, ये कॉम्प्रीहेंशन है और इस कॉम्प्रीहेंशन में इन फिलअप्स को छोड़ दिया जाता है। 21, 22 ये फिलअप्स छोड़े हुए हैं आपके लिए। इनको आपको फिल करना है, भरना है। यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से कोई एक वर्ड यहाँ पर आएगा और ये वर्ड आपको यहाँ पर सेट करने के लिए, फिट करने के लिए आपको अपनी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग या इंग्लिश को लेकर जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग है उसका इस्तेमाल करना होगा। ये जो क्लोज टेस्ट है ये ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग का है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन ही होते हैं, लेकिन कई बार जो हमें ऑप्शन है वो हमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की, ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं, हमारे बेसिक सेंस की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वजह से मिलता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, उन्हें बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, आप चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक कोई भी इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन को या किसी पैराग्राफ को या किसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। और ऐसे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूं एनसीईआरटी की इंग्लिश में लिखी हुई किताबें। इनसे आपके दो समाधान हो जाते हैं। एक तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। कंसीडर कीजिए कि आपने छठी क्लास की या सातवीं क्लास की एनसीईआरटी की इंग्लिश में लिखी हुई हिस्ट्री की या पॉलिटिकल साइंस की या ज्योग्राफी की कोई किताब ले ली, आपने उसको पढ़ना शुरू किया, एक दो महीने में आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो गई। रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होने के साथ साथ इससे आपकी जीके भी इंप्रूव होती है। भाई आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर जीके का पार्ट भी आना है और इन्हीं सब्जेक्ट से आना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश में लिखी हुई छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं की किताबों को पढ़ डालते हैं तो आपकी जीके तो इम्प्रूव होगी ही, आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। सारी किताबें एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले छठी क्लास की मंगा लें और उसको पढ़ना शुरू करें। हिस्ट्री की पढ़ें, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2, 3, 4 महीने में आपकी रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। आपको पता लग जाता है, पढ़ते ही चीज़ों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो ये क्लोज टेस्ट में और कॉम्प्रिहेंशन दोनों में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। पीक्यूआरएस में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मैं यहाँ पर बताऊंगा जैसे जैसे हम जर्नी में, हम क्लासेस में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ भली भांति शेयर करता रहूँगा। ठीक है, ये आपके सामने एक कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, इसको पढ़ते जाना है और जहाँ पर भी फिल करने की बारी आएगी इन ऑप्शंस में छाट के जो सुटेबल ऑप्शंस होगा हमारे, चाहे वो ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हो या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को लेकर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे हो, हम उस ऑप्शन को यहाँ पर फिल करेंगे। चीज़ों को यहाँ पर मेरे सामने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा समय मेरी क्लासेस ले लेती हैं, लेकिन ये समय शुरुआती समय है जो कि आपको प्रैक्टिस के दौरान अपने सब्जेक्ट को देना है। अगर आप प्रैक्टिस के दौरान चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, अपने दिमाग का खुले तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और एग्ज़ाम में आपका समय बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में करते हैं, 50 सेकंड में करते हैं, उसमें आप 15 से 20 सेकंड में ही उसको सही कर देंगे। फुल प्रूफ अप्रोच है, गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। द सोलर सिस्टम हैज बीन अ कॉम्प्लिकेटेड वंडर फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स। देखिए एक वर्ड यहाँ पर आया है वंडर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाकी तो सब आपको पता ही है। सोलर सिस्टम हैज बीन ए कॉम्प्लिकेटेड वंडर फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स। वंडर के बारे में जब हम जानने चलते हैं, ये जो वर्ड है वंडर,
ये वर्ब भी है, ये वंडर जो वर्ड है ये वर्ब भी है और नाउन भी है। वर्ब और नाउन दोनों के फंक्शन में ये आ जाता है, दोनों का इसका पार्ट ऑफ स्पीच है। वंडर जब वर्ब होती है तो इसका एक मीनिंग तो होता है टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में खुद से सवाल करना या डाउट करना। ठीक है, टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ अबाउट समथिंग, एक मीनिंग तो इसका यही हो गया। दूसरा मीनिंग हो गया इसका टू फील और एक्सप्रेस सरप्राइज एट समथिंग स्ट्रेंज। कोई स्ट्रेंज अगर चीज आपको दिख जाए तो आप जो उस पर सरप्राइज को फील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उस मीनिंग में भी वंडर को वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी मीनिंग में ये नाउन भी हो जाता है। ठीक है, अगर वंडर नाउन की तरह यूज हो रहा है तो इसका मतलब हो गया अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज एट समथिंग because of its strangeness। और ये जो फीलिंग होती है सरप्राइज की, एडमायरेशन के साथ होती है। सरप्राइज विद एडमायरेशन, कि हम सरप्राइज तो हुए ही हैं लेकिन हम उससे सरप्राइज होकर डरे नहीं हैं, हमने उसको एडमायर किया है। देखिए, जब हम किसी चीज से सरप्राइज होते हैं तो जो हमारी सरप्राइज वाली फीलिंग होती है उसके साथ भी जुड़े हुए दूसरी तरह की फीलिंग भी होती है। एक होता है डर के सरप्राइज होना, ठीक है, एक होता है डिस्कस्टेड वे में, डिसअपॉइंट वे में सरप्राइज होना कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। एक होता है एडमायरेशन के साथ सरप्राइज होना, वाह कितना अच्छा है। ठीक है, एडमायर करते हुए किसी को सरप्राइज करना। तो सरप्राइज, ये जो वंडर जो फीलिंग होती है ये सरप्राइज विद एडमायरेशन की फीलिंग होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंजनेस। अगर हम किसी स्ट्रेंज चीज को हमारे सामने देख लेते हैं जो स्ट्रेंज हो और ब्यूटीफुली प्लीजेंटली स्ट्रेंज हो तो हम वंडर फील करते हैं। ठीक है, ये वंडर का मीनिंग हो गया। वापस आते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन में। The solar system has been a complicated wonder for the astronomers. This is a, अब यहां पर आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है जो आपको फिल करना है। This is a to which we may never have the exact answer। देखो, आंसर की बात की जा रही है, केवल यहां पर देखकर आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप पूरे कंटेक्स्ट का पता लगाएंगे, पूरी सिचुएशन को अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आपके अंदर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, अगर आप चीज़ों को पढ़कर समझ पाते हैं और दिमाग में रिटेन कर पाते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आंसर की बात की जा रही है। अब देखिए, प्रॉब्लम का तो आंसर होता नहीं है, प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन होता है, प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन होता है, तो ये ऑप्शन भी सुटेबल नहीं है। यहाँ पर हो सकता है किसी और सेंटेंस में, इसी कंटेक्स्ट में सही हो जाए, लेकिन इस कंटेक्स्ट में, इस सेंटेंस में सही नहीं है। दिस इज अ प्रॉब्लम टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर, नहीं, प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन यहां पर सही होना चाहिए, दिस इज ए क्वेश्चन टू विच वे नेवर हैव एग्जैक्ट आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका हमें एग्जैक्ट आंसर पॉसिबली नहीं है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर वंडर से मीनिंग आई गई थी। ये वंडर जो लगाया था यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ था, ये नाउन था और ये एडजेक्टिव, और यहाँ पर ये आर्टिकल लगा था। ठीक है, तो पूरी नाउन फ्रेज हो रही थी। तो वंडर से यहाँ पर एक सरप्राइज या सरप्राइज विद एडमायरेशन की फीलिंग आई गई थी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंजनेस। ठीक है, हम जो है स्ट्रेंजनेस की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंजनेस की वजह से जो क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं उस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास पॉसिबली नहीं है, ऐसी कुछ बात की जा रही है। दिस इज अ क्वेश्चन। बाकी और क्या ऑप्शन थे? क्वेरी। देखिए, क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चंस इन सीक्वेंस, एक के बाद एक क्वेश्चन। तो क्वेरी भी नहीं यहाँ पर होगा, क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए। मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब होता है कोई सब्जेक्ट और इशू या कोई टॉपिक अंडर कंसीडरेशन। कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है जो अंडर कंसीडरेशन है, बातचीत में, वार्तालाप में वो चल रहा है, उस पर कंसीडर कर रहे हैं दो चार लोग, उसको मैटर बोल दिया जाता है।
तो मैटर भी यहां पर नहीं होना है, यहां पर होना चाहिए था क्वेश्चन। सही ऑप्शन था इसका क्वेश्चन। ये हो गया आपका 21। ठीक है, 22 आगे देख लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आप जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया, दिस इज ए क्वेश्चन टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। मैन हैज वंडर्ड। अब देखिए जो वंडर है ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। वंडर इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। क्या बताया था मैंने भी इसका मीनिंग, दो मीनिंग में ये यूज होती है। अब ये इस मीनिंग में भी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इस मीनिंग में भी ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। लेकिन इसके साथ जब चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके साथ प्रीपोजिशन आती है अबाउट। और अबाउट ही क्यों आती है ये भी मैं बता देता हूं एक सेंटेंस लिख के। जैसे मैंने लिखा यहां पर, दे ऑलवेज वंडर्ड अबाउट फिजिकल, या फिजिकल की जगह नेचुरल लिख देता हूं, नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, फिनोमेना प्लूरल नाउन हो गया। अभी देखिए जो अबाउट है, अबाउट प्रीपोजिशन हम लगाते हैं ऑफ या ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। ठीक है, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ के मीनिंग को कंसीडर करके, ठीक है, या कंसर्निंग के मीनिंग को, कंसर्निंग के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम अबाउट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद इस तरह के मीनिंग को, यानी कि किसी से कंसर्न चीजों को अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम अबाउट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, दे हैव डिस्कशन अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा, दे हैव डिस्कशन अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर अबाउट का मतलब क्या है, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या कंसर्निंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इस तरह के मीनिंग को रिफर करने के लिए हम अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और वंडर्ड का मीनिंग भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखूं यहाँ पर, शी न्यू अ लॉट अबाउट ड्रेसिंग। ठीक है, तो यहां पर अबाउट प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ड्रेसिंग या कंसर्निंग विद सब्जेक्ट, कंसर्निंग विद कंसर्निंग ड्रेसिंग। ठीक है, ये मीनिंग यहां पर अबाउट प्रीपोजिशन का निकल के आता है। अबाउट एडवर्ब भी हो जाता है लेकिन दूसरे मीनिंग में, जब वो एडवर्ब प्लेस की तरह काम करने लगता है। प्रीपोजिशन होता है तो इस मीनिंग को रिफर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और वंडर है हमारी इंट्रांजिटिव नेचर की बात, तो वंडर के साथ अबाउट ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। अराउंड, जैसे अराउंड प्रीपोजिशन है, अराउंड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम करते हैं इस सिचुएशन में। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी सेट अराउंड द टेबल, दे प्लेड अराउंड द पार्क। ये पार्क है, इसके इधर उधर को प्ले कर रहे थे वो। तो यहाँ पर ये जो अराउंड का मतलब होता है, इस प्रीपोजिशन का मतलब होता है, ये होता है इन ऑल डायरेक्शन। इन या ऑन भी आ सकता है कंटेक्स्ट के हिसाब से। ये इसका एग्जैक्ट नहीं, इसका सिमिलर मीनिंग को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अराउंड जो है इस तरह के मीनिंग को रिफर कर सकता है, ऑन, एट या इन ऑल डायरेक्शन एंड पोजिशन। ठीक है, इस तरह के मीनिंग को रिफर करने के लिए हम अराउंड का यूज कर सकते हैं। या फिर यू कह सकते हैं इसको कि ऑन या इन ऑल सराउंडिंग पोजीशन, जो आसपास की सराउंडिंग या सराउंडिंग डायरेक्शन या पोजीशन होती हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरी जो सराउंडिंग डायरेक्शन है वो क्या है, ये सराउंडिंग डायरेक्शन हो गई। सराउंडिंग पोजीशन क्या है, ये मेरी सराउंडिंग पोजीशन है। तो इन सारी पोजीशन को अगर मैं रिफर कर रहा हूँ किसी नाउन के द्वारा,
तो मैं अराउंड को यूज कर लेता हूँ प्रीपोजिशन की तरह। तो ऐसा तो ये तो एक फिजिकल सेंस में चला गया, पोजीशन की और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो अराउंड का मीनिंग तो फिजिकल सेंस में चला गया। तो ऐसे सेंस को तो हमें यहाँ पर वंडर के साथ यूज करना नहीं है, वंडर का मीनिंग वैसे ही नहीं है, ऑन का तो होना ही नहीं था। ठीक है, आउट के बारे में बता देता हूं कि जो आउट वर्ड है ये प्रीपोजिशन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है, नाउन भी हो जाता है, एडजेक्टिव भी हो जाएगा, वर्ब भी हो जाएगा। मीनिंग लगभग लगभग आउट का आपको पता ही है। आउट जैसे अवे फ्रॉम समथिंग, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर ये आपका रूम है या ये कोई पार्क वगैरह है तो इसके सेंटर से अवे, इसके सेंटर से अवे, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ समथिंग। ठीक है, इस मीनिंग को आउट रिफर करता है। तो यहां पर तो अबाउट प्रीपोजिशन ही सुटेबल थी, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, मैन हैज वंडर्ड अबाउट द एज ऑफ द अर्थ। तो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द एज ऑफ द अर्थ, ठीक है, या कंसर्निंग द एज ऑफ द अर्थ, इस मीनिंग को रिफर किया जा रहा है। तो यहां पर आ जाना चाहिए अबाउट। इतनी बात हो गई कि मैन हैज वंडर्ड अबाउट द एज ऑफ द अर्थ। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एंशियंट टाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि एक टाइम को रिफर किया गया है, एक टाइम को यहां पर रिफर किया गया है। और ये टाइम को लिखने के लिए जो एंशियंट टाइम्स है, यहां पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट इसने लगा दिया था, और यहां पर अगर एक टाइम को रिफर कर रहा है तो अब इसको यहां पर क्या चाहिए, एक प्रीपोजिशन चाहिए, और ऐसा प्रीपोजिशन जो टाइम को रिफर कर सके। तो टाइम को रिफर करने वाले तो दो ही प्रीपोजिशन होते हैं, सिंस होता है या फॉर होता है, फ्रॉम भी हो जाता है। ठीक है, सिंस, फॉर या फ्रॉम। ड्यूरिंग और अराउंड का तो सेंस ही खत्म हो गया फिर यहां से। अब देखिए फॉर आता है ड्यूरेशन के साथ, ड्यूरेशन के साथ फॉर लगाते हैं, और सिंस लगाते हैं पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करते हैं। पास्ट के स्पेसिफिक, अगर पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करते हैं तो हम सिंस लगाते हैं। तो पास्ट का स्पेसिफिक पॉइंट ही तो है, ये स्पेसिफिक टाइम की बात की जा रही है। एंशियंट टाइम्स, हिस्ट्री के हिसाब से हमें पता है किस टाइम को हम एंशियंट टाइम्स बोलते हैं। तो यहां पर आ जाना चाहिए सिंस एंशियंट टाइम्स। फॉर हम, फ्रॉम हम तब लगाते हैं जब फ्यूचर के किसी पॉइंट को रिफर किया जा रहा हो, ठीक है, या फिर किसी ऐसे पॉइंट को रिफर किया जा रहा हो जो कि इंडेफिनिट हो। यहां पर क्या लिखा मैंने, स्पेसिफिक टाइम को रिफर करने के लिए या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए सिंस। अगर टाइम स्पेसिफिक नहीं है, इंडेफिनिट है, तो हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा सिंस एंशियंट टाइम्स, 23rd का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 24। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ ब्लैंक्स आ गया, डेट सीम्ड टू हैव, फिर ब्लैंक आ गया। अब देखो ये ऐसा सेंटेंस मुझे लग रहा है कि यहां पर अगर फिट करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन आपको सही दिखेंगे, लेकिन आगे का थोड़ा कंटेक्स्ट पढ़ोगे, आगे के सेंटेंस को पढ़ने और समझने की कोशिश करोगे, अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का अगर इस्तेमाल करोगे तो शायद आंसर मिल जाए। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज, ये भी पॉसिबल है, ओपिनियंस ये भी पॉसिबल है, स्टोरीज ये भी पॉसिबल है, मैटर्स ये भी पॉसिबल है। और इसके अगला आगे का ऑप्शन देखते हैं, इसके आगे का ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। इसके आगे का ऑप्शन अगर देखोगे तो आपको पता चल रहा है टू हैव द सॉल्यूशन, नोवेल, बुक या आंसर। ठीक है, अब अगर कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें यहां पर, तो मैं पहले तो इन वर्ड के मतलब बता देता हूं आपको। क्या कौन कौन से वर्ड है आपके पास, आइडियाज, ओपिनियंस, स्टोरीज और मैटर्स। देखिए स्टोरीज का मतलब तो आपको पता ही है, कुछ नरेशन, कोई भी नरेशन, कोई भी फेबल, स्टोरीज ही आ जाती हैं सारी की सारी। किसी ने कुछ नरेट कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वो स्टोरी बन जाती है। अगर वो फैक्ट बेस्ड नहीं है तो, फैक्ट बेस्ड भी हो सकती है, लेकिन वो स्टोरी जो होती है वो नरेशन होती है, किसी के द्वारा कही गई होती है। आइडियाज के बारे में अगर हम बात करें, आइडियाज को हम कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडिया क्या है या ओपिनियन क्या है, देखिए दोनों ही दिमाग से निकलती हैं। ओपिनियन भी आपके दिमाग की उपज है, आइडिया भी आपके दिमाग की उपज है, ह्यूमन माइंड से, ह्यूमन ब्रेन से निकलने वाली चीजें हैं। लेकिन आइडिया का मतलब होता है क्रिएटिव, क्रिएटिव थॉट और सजेशन। क्रिएटिव वर्ड को लिखा है मैंने सबसे शुरू में, क्रिएटिव थॉट और सजेशन ऑन एनी
ऑन या अबाउट दोनों लगा सकते हैं, ऑन या एनी, ऑन अबाउट दोनों लगा सकते हैं, एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, या टॉपिक, किसी सब्जेक्ट या टॉपिक पर या उसके बारे में कोई भी क्रिएटिव सजेशन या क्रिएटिव थॉट आइडिया कही जाती है। अब ये जो ओपिनियन है इसका क्या मतलब है? ओपिनियन कहते हैं बिलीफ्स को, ठीक है, बिलीफ्स को। ये इनका क्रिएटिव होना जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मेरी ओपिनियन जो है वो आपकी भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी जो ओपिनियन है वो मैंने किसी और से ली हो, किसी और को मैंने सुना हो, फिर मैंने उसकी ओपिनियन को फॉलो करना शुरू कर दिया, है ना, इनकलकेट कर लिया दिमाग में। तो ओपिनियन का मतलब होता है बिलीफ और जजमेंट्स। कभी कभी हम जजमेंट्स को भी ओपिनियन की तरह ही कंसीडर करते हैं। हमने किसी को देखा और हमने उसकी सिचुएशन को या उसके बारे में कोई जजमेंट दे दिया, कुछ जज कर दिया हमने, तो वो भी क्या होती है? हमारी ओपिनियन होती है। बिलीफ्स और जजमेंट्स अबाउट या ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक, किसी भी इशू पे जो हमारा बिलीफ होता है, जो हमारा पर्सनल बिलीफ होता है, ठीक है, पर्सनल भी लगा दें यहाँ पर, जो हमारा पर्सनल जजमेंट होता है उसको हम ओपिनियन कहते हैं। और वो जब बहुत सारे लोगों का जब वो एक जैसा बिलीफ हो जाएगा तो हम उसको पब्लिक ओपिनियन भी कह देंगे। जब एक ही तरह का बिलीफ, एक ही तरह का जजमेंट बहुत सारे लोगों का हो जाएगा तो हम उसको पब्लिक ओपिनियन भी कह देंगे। इतनी बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये आइडिया होता है और ये ओपिनियन होती है। दूसरा क्या था हमारा? तीसरा क्या था? मैटर। देखिए, मैटर का मतलब मैंने अभी भी आपको बताया था, दोबारा यहां पर लिख कर बता देता हूं। मैटर का मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट या कोई टॉपिक या कोई सिचुएशन अंडर कंसीडरेशन, जो कंसीडरेशन में हो। कंसीडरेशन का मतलब आपको पता है, कंसीडर का मतलब टू हैव डिस्कशन। तो जो डिस्कशन में हो, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक डिस्कशन में होता है, हम उसको मैटर बोल देते हैं। मैटर, मामला, इशू, मामला हिंदी में बोल देते हैं अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टोरीज, आइडियाज, ओपिनियंस, मैटर। तो देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज दैट सीम टू हैव, 25 में क्या थे? 25 में थे आपके सामने ऑप्शन ये, सॉल्यूशन, नोवेल, बुक, आंसर। देखिए, आइडिया अगर यहाँ पर लिखोगे, अगर आपने यहाँ पर आइडिया लिखा, देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ आइडिया दैट सीम टू हैव, तो आइडिया के हिसाब से अगर 24वें में आइडिया लगाओगे, 24वें में अगर आइडियाज लगाओगे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन, नोवेल, बुक, आंसर कुछ नहीं भर पाओगे। यानी कि, और आइडिया कंटेक्स्ट के हिसाब से फिट हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर 25वें में जो आपको यहाँ पर लगाना है उस आइडिया के हिसाब से, ये कोई ऑप्शन फिट नहीं हो पाएगा आइडिया के साथ। ओपिनियन लगाओगे तो ओपिनियन के बाद भी क्या लिखा हुआ है? ओपिनियन के बाद सॉल्यूशन ओपिनियन का होता नहीं है, प्रॉब्लम का होता है। नोवेल का मतलब होता है नया, न्यू, या कोई ऐसे रिटर्न मटेरियल जो कि इन्वेंट किया गया हो, जो कि पहली बार लिखा गया हो, उससे पहले कहीं ना छपा हो, उसको नोवेल कह देते हैं, ठीक है, हिंदी में उपन्यास। बुक, मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 24वें ऑप्शन और 25वें ऑप्शन के कॉम्बिनेशन को मैच करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 24वें में आइडियाज भी आ सकता है, ओपिनियन भी, स्टोरीज भी, मैटर्स भी, लेकिन 25वें में जो आएगा वो 24वें के हिसाब से आएगा, तो वो उसके साथ बैलेंस में होना चाहिए। आपका जो बेसिक सेंस है इंग्लिश को लेकर या किसी भी लैंग्वेज को या अपने एवरीडे लाइफ को लेकर, या जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसका इस्तेमाल करके आप देखिए, अगर 24वें में आप आइडियाज भरते हैं तो क्या 25वें में कोई ऑप्शन है जो आइडियाज के साथ सेटिस्फाइड हो सकता है, जस्टिफाइबल हो? नहीं है। ओपिनियंस के साथ भी कोई नहीं है। अगर आप मैटर्स के साथ लगाने की कोशिश करेंगे तो मैटर्स के साथ भी कोई नहीं है, लेकिन स्टोरीज के साथ है, स्टोरीज के साथ आंसर हो सकता है, ठीक है। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज दैट सीम टू हैव द आंसर। स्टोरीज का ऐसा तो है नहीं कि स्टोरीज की बुक होगी, ये स्टोरीज का सॉल्यूशन होगा, स्टोरीज का नोवेल होगा। स्टोरीज में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिन क्वेश्चंस की पहले कंटेक्स्ट में बात की जा सकती है, तो स्टोरीज को आंसर के साथ फिट किया जा सकता है।
इस तरह के जुगाड़ हमें यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। क्लोज टेस्ट केवल और केवल आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए नहीं होता, वो चेक करने के लिए होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास बंदूक है, आपके पास हथियार है, लेकिन अगर आपको किसी सिचुएशन में उसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप उसको अब्यूज ही करेंगे, आप उसको चला नहीं पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 24वें में आपको लगाया, 24वें में आपको लगाना चाहिए था स्टोरीज। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा स्टोरीज, यानी कि ये वाला ऑप्शन। बाकी तो सेट ही नहीं हो रहा है। और 25वें में स्टोरीज में क्योंकि क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस की बात की गई है ऊपर पैराग्राफ में, तो उन्हीं स्टोरीज की बात कर रहा है कि स्टोरीज में इस तरह के क्वेश्चन थे, कहानियां थी, कुछ लोग ऐसा कहते थे, कुछ लोग ऐसा कहते थे, सबकी अपनी अपनी बनाई हुई कहानी थी, और उन कहानियों के हिसाब से जो जो उनमें सवाल छुपे हुए थे उनका आंसर नहीं था। ठीक है, डेट सीम टू हैव द आंसर। तो ये हो जाएगा 25वें का 4। ठीक है, और 24वें का क्या हो जाएगा फिर, 24वें का हो जाएगा ये 3rd, स्टोरीज और आंसर। 26वें पे आते हैं। आगे आप जरा सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। बट मैन कुड नॉट बिगिन टू अबाउट। अब देखिए यहाँ पर टू लगा हुआ है, तो ये 2 + V1 इन्फिनिटी भी हो रहा होगा, और यहाँ पर लिखी हुई वर्ब है। कौन कौन सी वर्ब लिखी है, रीड, थिंक, गैस, ओपन। अब देखिए रीड तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद प्रीपोजिशन तो आएगा नहीं। जिस चीज को रीड करना था उसके साथ क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन साइंटिफिकली, तो रीड के तुरंत बाद क्वेश्चन आ जाना था, अबाउट लगाने की तो जरूरत नहीं थी, तो रीड तो हटा ही दो। ओपन भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ओपन द बॉक्स, ओपन द बुक। पहली बात तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद सीधे उसको ऑब्जेक्ट आना था, आपने अबाउट प्रीपोजिशन लगा रखी है। सिंटैक्टिकली फिट नहीं हो रहा, सिंटैक्टिकली ही फिट नहीं हो रहा ये वर्ड, ना रीड फिट हो रहा ना ओपन फिट हो रहा। और ओपन तो मीनिंगफुली भी, सिमेंटिकली भी फिट नहीं हो रहा, मीनिंग भी गलत हो जाएगा ओपन को लगाने से। तो ठीक है, किसी क्वेश्चन को ओपन करने का क्या मतलब है, नहीं कर सकते। ठीक है, रीड कर सकते हैं क्वेश्चन को, बट ओपन तो नहीं कर सकते। तो ये दोनों वर्ड तो इसी तरह से गलत हो गए। अब देखिए आपके पास बचे थिंक और गैस। गैस का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो गैस का मीनिंग होता है टू एस्टिमेट और टू कंक्लूड समथिंग विदाउट सफिशिएंट एविडेंस टू बी करेक्ट। मैं यहां पर लिख दूं, मैं इसको लिख कर बता देता हूं, क्योंकि हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी बैकग्राउंड के हो सकते हैं, जिनको इंग्लिश बोलने वालों से एलर्जी हो सकती है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं गैस। गैस का मतलब है टू एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब कैलकुलेट, टू एस्टिमेट और टू कंक्लूड, to conclude something without sufficient evidence। एविडेंस की जगह इंफॉर्मेशन ही लिखो। आपके पास किसी भी मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आपने फिर भी कंक्लूड कर दिया कि चीज ऐसी है। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, थोड़ी मोड़ी जानकारी है, ज़्यादा जानकारी आपको उसके बारे में नहीं है, फिर भी आपने कोई कैलकुलेशन लगा के या कोई आपने एस्टिमेशन लगा के कंक्लूड कर दिया, निष्कर्ष निकाल दिया कि ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है, इसको कहते हैं गैस करना। ठीक है, टू एस्टिमेट और टू कंक्लूड समथिंग विदाउट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू बी ट्रू। आपके पास किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन या कोई जानकारी ज्यादा नहीं है, फिर भी आपने कह दिया कि ऐसा होगा, इसको कहते हैं गैस करना। अब देखिए सेंटेंस में वापस आते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन के कंटेक्स्ट में। अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर थिंक आनी चाहिए, गैस आनी चाहिए। देखिए गैस वर्ड मुझे इसलिए गलत लगा क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिकली लिखा हुआ है, साइंटिफिकली ये लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो लगाया जाता है वर्ब के मैनर को बताने के लिए,
और वर्ब है हमारी यहाँ पर इन्फिनिटिव में वो जो हमें यहाँ पर छाट के लिखनी है। तो ये गैस हो या थिंक हो, हम इन दोनों में से जो छाटेंगे वो देखेंगे ना कि हम साइंटिफिकली किसे कर सकते हैं। तो गैस तो साइंटिफिकली नहीं किया जाता है, थिंक साइंटिफिकली किया जा सकता है। तो गैस इस वजह से मुझे यहाँ पर एप्रोप्रिएट सही सुटेबल नहीं लगी, थिंक लगी मुझे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात थिंक के साथ अबाउट एक प्रीपोजिशनल कह रहा हूं, एक फ्रेजल वर्ब है। थिंक अबाउट का मतलब होता है, थिंक अबाउट का मतलब होता है टू यूज योर ब्रेन टू कैलकुलेट और टू सोल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, टू यूज योर ब्रेन, मैं लिख देता हूं यहां पर। थिंक अबाउट का मतलब होता है टू यूज योर ब्रेन टू सोल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, या टू आंसर एनी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, किसी सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम अपने दिमाग का जो इस्तेमाल करते हैं उस मीनिंग को रिफर करने के लिए थिंक अबाउट का यूज किया जाता है। और यहाँ पर इसी मीनिंग को यूज किया जा रहा है, थिंक अबाउट क्वेश्चन साइंटिफिकली, कि इस क्वेश्चन के बारे में थिंक अबाउट करने लगे वो साइंटिफिकली। गैस के साथ साइंटिफिकली थोड़ा सा अटपटा हो जाता, एप्रोप्रिएट नहीं था। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ये 26वें का हो जाएगा दूसरा। यहां तक आ गए साइंटिफिकली। अंटिल कंजंक्शन प्रीपोजिशन लग गया, अंटिल अबाउट 400 ईयर्स। अब देखो यहां पर जो बात की जा रही है वो पास्ट के टाइम को रिफर किया जा रहा है, पूरे का पूरा कंटेक्स्ट जो है वो पास्ट के टाइम को रिफर कर रहा है। ठीक है, हालांकि लिखा यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पे गया है हैज, यहाँ पर भी इज लिखा गया है, यहाँ पर भी हैज है, लेकिन जिस सिनेरियो को, जिस सिचुएशन को, जिस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक को बात किया जा रहा है वो पास्ट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, सेंटेंसेस जो आपके सामने लिखे हुए हैं उनमें जो वर्ब है उनका टेंस प्रेजेंट है, लेकिन जिस कंटेक्स्ट को या जिस जिस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक पर बात की जा रही है वो पास्ट का टॉपिक है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, बट मैन कुड नॉट बिगिन टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन साइंटिफिकली अंटिल अबाउट 400 ईयर्स। अब ये जो 400 ईयर्स है ये फ्यूचर को तो रिफर करेगा नहीं, पास्ट को ही रिफर करेगा। ठीक है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भाई अगर प्रेजेंट का टाइम होता तो प्रेजेंट का टाइम तो लिखने की जरूरत थी नहीं, नाउ लिख देता, सीधे नाउ लिख के सीधे आगे निकल जाता। ठीक है, अंटिल नाउ लिख देता और काम खत्म। बट मैन कुड नॉट बिगिन टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन साइंटिफिकली अंटिल नाउ, बस वो प्रेजेंट का टाइम हो गया अंटिल नाउ। लेकिन आपके सामने लिखा गया है 400 ईयर्स। अब 400 ईयर्स या तो फिर पास्ट में चला गया, फ्यूचर में चला गया, प्रेजेंट में तो केवल नाउ आ जाता। तो फ्यूचर में जाने का तो यहाँ पर स्कोप है ही नहीं, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है वो पास्ट से रिलेट कर रहा है। ये देखिए सोलर सिस्टम को यहाँ पर बताया गया है। सोलर सिस्टम के बारे में हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे और जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारा लोग थे, वो क्या सोचते थे, उनकी क्या धारणा थी। तो इस कंटेक्स्ट में ले जाया गया है कॉम्प्रिहेंशन को, पैराग्राफ को। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए आपके सामने एक पास्ट को रिफर करने वाला वर्ड, और वो हो जाना चाहिए, अरे कहाँ पहुंच गए हम, ये। ठीक है, पास्ट को रिफर करने वाला एक वर्ड आना चाहिए। अब देखिए नाउ तो यहां पर लगा नहीं सकते, नाउ का तो स्कोप ही नहीं है, एडवर्ब है नाउ। टाइम का यहां पर स्कोप नहीं है, देन भी एक एडवर्ब है, एगो भी एक एडवर्ब है। तो पास्ट के टाइम को रिफर करने के लिए आप एगो लगाते हैं। अगर आप लिख रहे हैं 400 ईयर्स एगो, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका प्रेजेंट का टाइम है, कंसीडर कीजिए कि ये नाउ है। ये वो पॉइंट है जब आपने ये सेंटेंस कहा या लिखा, ये प्रेजेंट का पॉइंट है। तो आप इससे 400 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट के पॉइंट को रिफर करने के लिए आप क्या लगाएंगे, एगो लगाएंगे। एगो एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो 27 का क्या हो जाना चाहिए था, आपको एगो क्लिक करके आना चाहिए था। ठीक है, ये तो हालांकि बहुत पहले का क्लोज टेस्ट है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, एगो आ जाएगा। ठीक है, अंटिल अबाउट 400 ईयर्स एगो, व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट, आगे चल लेते हैं। ठीक है, व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट
रिवॉल्व डेट द रिवॉल्व राउंड द सन। तो सन के राउंड इनमें से कौन सा रिवॉल्व होता है? मार्स और टाइम की तो बात की नहीं जा रही है, ठीक है। मून तो खुद अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। ये अगर सन है तो इसके राउंड क्या घूमती है? अर्थ घूमती है, ये अर्थ है। तो ये तो बेसिक फैक्ट है, आपको पता ही, इतना तो पता ही है सोलर सिस्टम के बारे में, बचपन में सिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? अर्थ आ जाना चाहिए। इस पर तो डिस्कशन की आवश्यकता भी नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन एंड द अर्थ वाज अ, क्या लिखा हुआ है? पार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, या ओपनिंग ऑफ अवर सोलर सिस्टम, या सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, और डिवीजन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। देखिए, सेंटर और ओपनिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं है। ओपनिंग, अर्थ को सोलर सिस्टम की ओपनिंग तो कहा नहीं जा सकता। सेंटर तो खुद सन है। तो सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है? सन है। बाकी सारे जो ग्रह हैं वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो सेंटर तो खुद सन है। अर्थ वाज नॉट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, सन इज द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। मैंने वाज लगा दिया इस कंटेक्स्ट में। अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये तो आपको पता ही है, बेसिक फैक्ट है। तो ओपनिंग और सेंटर तो हटा ही दो। पार्ट और डिवीजन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए था, ठीक है। वैसे आप अपने बेसिक साइंस का अगर इस्तेमाल करके तुक्का ही मारोगे तो पार्ट ही लगा के आते। मुझे पता है, अगर ये सिचुएशन में आपके सामने क्लोज टेस्ट आता, आप उस समय में होते तो पार्ट ही लगा के आते। लेकिन आपने डिवीजन क्यों नहीं लगाया? डिवीजन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि डिवीजन और पार्ट का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ठीक है, डिवीजन नाउन है और डिवाइड है वर्ड, वाउ। और ये डिवीजन डिवाइड से बना है, जैसे मल्टीप्लाई से बना है मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट से बना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐड से बना है एडिशन, वैसे डिवाइड से बना है डिवीजन। अब ये डिवीजन, डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू सेपरेट थिंग्स इनटू पार्ट्स, ये होता है डिवाइड का मतलब। और डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा? इसके बेसिस पे डिवीजन का मतलब हो जाएगा। इस डिवीजन का एक मीनिंग तो ये हो जाएगा, द एक्शन ऑफ सेपरेटिंग थिंग्स, एक मीनिंग तो ये हो गया। और अ सेपरेट थिंग को भी डिवीजन बोल सकते हैं, ठीक है, इस सेपरेट थिंग को भी डिवीजन बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक पेपर दिया, मैंने कहा इसको डिवाइड कर दो, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो एक डिवीजन ये हो गया, एक डिवीजन ये हो गया। इस सेपरेट थिंग को भी आप क्या बोल सकते हैं? डिवीजन बोल सकते हैं, ठीक है। और सेपरेशन को भी आप डिवीजन कह सकते हैं। यानी कि मान लो ये एक बड़ी सी दुकान है, ये एक बड़ी सी दुकान है, दो भाइयों की है। अगर भाइयों को डिवीजन करना है तो वो क्या करेंगे? बीच में एक दीवार खींच देंगे। अब इस दीवार के इधर वाली दुकान छोटे भाई की हो गई, दीवार के इधर वाली दुकान बड़े भाई की हो गई। तो ये जो बीच में इन्होंने दीवार बना दी और शटर लगा दिया, यहाँ पर एक दुकान का दो दुकान कर दिया, तो इसको वो क्या बोलेंगे? डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। डिवीजन के इधर आपकी है और डिवीजन के इधर मेरी है, यही तो कहेंगे। तो इस सेपरेशन को भी डिवीजन बोल दिया जाता है। अब देखिए, डिवीजन का मतलब जब सेपरेट थिंग है, जब एक सेपरेट पार्ट है, थिंग लिख दूं या पार्ट लिख दूं, सेपरेट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो यहां पर पार्ट के मीनिंग में डिवीजन क्यों नहीं लगा सके आप? पार्ट ही क्यों लगाया? क्योंकि आप डिवाइड का एक बेसिक मीनिंग इग्नोर कर गए। जब मैं आपसे कहता हूं डिवाइड का मतलब है टू सेपरेट थिंग इनटू पार्ट्स, जब मैं आपसे कहता हूं जरा डिवाइड करो, मैंने आपको एक पिज्जा दिया और मैंने बोला इसको डिवाइड करो आप, तो आप क्या करोगे? इसको चार भाग में काट दिया आपने, चार भागों में डिवाइड कर दिया, अब 6 में कर दिया, अब 8 में कर दिया। तो जब भी आप डिवाइड करते हैं, आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब भी किसी चीज को डिवाइड किया जाता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये 20 है, 20 को 5 से डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे? 5 से 20 को डिवाइड करोगे तो यहां पर लिखोगे 4,
तो मतलब आपने इसके 4 डिवीजन बना दिए, 4 हिस्से बना दिए। 1 5 ये है, 1 5 ये, 1 5 ये और 1 5 ये। यही तो हो गया। 5 से 20 को डिवाइड करने का मतलब हो गया 4 हिस्से। 5 चौक 20, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। ठीक है, सिंपल आपने क्या किया, 20 को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि 4 पार्ट्स होंगे, 4 डिवीजन होंगे इसके। तो जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और डिवीजन के मीनिंग में भी वो इक्वालिटी का मीनिंग निहित है। और उसी मीनिंग की वजह से अब अर्थ को सोलर सिस्टम का डिवीजन नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं है कि इंसान गया कोई स्केल लेके सोलर सिस्टम को उसने नापा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को हम अर्थ बोल रहे हैं। हालांकि अगर मैं आपको एक पिज्जा दूं, मैंने आपको एक पिज्जा दिया और मैंने पिज्जा देके आपसे कहा कि ये 6 बच्चे हैं, इनमें डिवाइड कर दो, तो आप क्या करोगे, आप इसके डिवीजन करोगे और सिंपल सिंपल इक्वल पार्ट जो है 1 2 3 4 5 6 ये इक्वल पार्ट आप दे दोगे। ये हो जाएंगे इक्वल पार्ट, ये इक्वल पार्ट हो जाएंगे, या चलो जैसे भी होंगे। ठीक है, 8 कर दो, 8 बच्चे हैं, 8 इक्वल पार्ट्स, इसी तरह से डिवाइड करके दोगे आप। तो ये होता है डिवीजन का मतलब। अर्थ सोलर सिस्टम का डिवीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोलर सिस्टम को हमने कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है और एक डिवीजन को हम अर्थ कह रहे हैं। ठीक है, अर्थ एक पार्ट है। पार्ट का मतलब क्या हो गया, अगर आपसे देखिए, बड़ी बेसिक चीजें हैं, टाइम इनमें लग जाता है, लेकिन आपकी समझ, आपका जो सोचने का नजरिया बदल जाएगा। मेरा यहाँ होने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैं आपका सोचने का नजरिया बदलना चाहता हूँ। सीधे सीधे मैं आपको बता देता है कि ये बेसिक मीनिंग पे बेस्ड है और मीनिंग के हिसाब से पार्ट होना चाहिए, डिवीजन नहीं होना चाहिए, और मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन जब आप चीज़ों को इतना लॉजिकल वे में सोचने लगेंगे तो आप इस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल हर सिचुएशन में करेंगे। जब आप इस लॉजिकल थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल हर सिचुएशन में करेंगे, हर क्वेश्चन पे करेंगे, अपनी लाइफ के हर प्रॉब्लम पे इसको लगाएंगे, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, यकीन कीजिए मेरा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पार्ट का मतलब क्या है, पार्ट का मतलब है अ सेपरेट पीस ऑफ समथिंग that combines with other piece to form a whole system. सॉरी, पार्ट का मतलब है किसी भी सिस्टम का एक सेपरेट पीस जो अदर पीसेस के साथ, दूसरे पीसेस के साथ मिलकर उस होल सिस्टम को बना दे। ठीक है, यही तो पार्ट का मतलब है। तो यहां पर सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, वो दूसरे अदर प्लैनेट्स के साथ मिलकर उस होल सोलर सिस्टम को बना देता है, ये है मतलब। तो यहां पर पार्ट को लिखा जाना चाहिए। ये हो गया आपका 29। 30वां देख लेते हैं। 29वें में क्या हो गया हमारा, एंड द अर्थ वाज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, देन साइंटिस्ट न्यू वेयर टू, एंड आना चाहिए यहाँ पर, बिगिन या थिंक या वर्क। देखो, कंटेक्स्ट का हमें यहाँ पर हेल्प लेना पड़ेगा। अगर हम इस पूरे के पूरे सेंटेंस को देखें, कहाँ से शुरू हुआ है ये सेंटेंस, बट से शुरू हुआ है। बट मैन कुड नॉट बिगिन टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन साइंटिफिकली अंटिल अबाउट 400 years ago, when it was proved that the earth revolved around the sun and the earth was a part of our solar system, then scientists knew where to begin. यहाँ पर देखिए बिगिन आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं इस सेंटेंस का जो कंटेक्स्ट है वो शुरू में ही यहाँ पर बता दिया, और ये बता दिया कि 400 years ago से पहले, 400 years ago उस समय पर जो है ये बिगिन भी नहीं हो सका था, शुरू भी नहीं हो सका था। बिगिन का मतलब टू स्टार्ट टू डू समथिंग या टू थिंक समथिंग, टू स्टार्ट टू थिंक समथिंग या टू स्टार्ट टू डू समथिंग। तो यहाँ पर आना चाहिए बिगिन। बाकी एंड और वर्क तो लॉजिकल था ही नहीं। थिंक यहाँ पर हो सकता था, लेकिन अगर हम पूरे के पूरे कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर ये वो पॉइंट आया जब उनको पता चला, व्हेन दे न्यू
व्हेन द साइंटिस्ट न्यू व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। तो ये वो बिगिनिंग पॉइंट था जहां से साइंटिस्ट को पता चला कि कहां से शुरू करना है, वेयर टू बिगिन। तो बिगिन यहाँ पर मीनिंगफुल है, ज्यादा लॉजिकल है इस कंटेक्स्ट में, कि ये वो जो पॉइंट आया व्हेन इट वाज प्रूव्ड, इस पॉइंट पर साइंटिस्ट को पता चला कि कहां से शुरू करना है, वेयर टू बिगिन, कि सोलर सिस्टम के बारे में सोचना कहां से शुरू करना है। तो इस तरह से जो है हमें अपने कंटेक्स्ट की, अपने ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को यूज करके क्लोज टेस्ट को करने होते हैं। कई बार क्लोज टेस्ट ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड आ जाते हैं तो वो इजी होते हैं अगर आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्किल्स मजबूत हैं, अगर आपने अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया है 2-4 किताबें पढ़कर, जैसा कि मैंने सजेस्ट किया था आपको इस वीडियो के शुरू में, एनसीईआरटी वगैरह पढ़कर, तो आपको क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप उस कंटेक्स्ट को पकड़ पाएंगे। आपका जो बेसिक सेंस है इंग्लिश को इस्तेमाल करने का, उसको लिखने का, उसको बोलने का, उसको समझने का, ये बेसिक सेंस आपका इम्प्रूव हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मिलेंगे हम एक दूसरे क्लोज टेस्ट के साथ। धन्यवाद।